हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये है लेक्चर 10 फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने HTML5 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और हमने HTML5 के न्यू एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि आर्टिकल टैग, असाइड टैग, नैव टैग, ऑडियो टैग और वीडियो टैग। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML5 फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। ये HTML चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये HTML का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे CSS, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, इसे क्यों हम यूज़ करते हैं, क्यों हम फॉर्म्स में वैलिडेशन लगाते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन इज़ ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस टू अ वेबसाइट सिक्योरिटी एज वेल एज इट्स यूजेबिलिटी, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के लिए वैलिडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करता है और इससे क्या होता है, उसकी यूजेबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है। कैसे देखते हैं। द वैलिडेशन प्रोसेस इवेल्युएट्स वेदर द इनपुट वैल्यू इज इन द करेक्ट फॉर्मेट बिफोर सबमिटिंग इट, ठीक है। जब हम HTML फॉर्म में अपने एंट्री को डालते हैं, ठीक है, जब कोई भी यूज़र अपने डेटा को इनपुट कराता है तो वो इनपुट जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यू करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है, उसे चेक करना इम्पॉर्टेंट है। उसी को हम बोलते हैं वैलिडेशन करना, वैलिडेट करना। ये इंश्योर करना कि जो डेटा यूज़र डाल रहा है वो ठीक फॉर्मेट में है या फिर नहीं है। तो सबमिट होने से पहले हमें उन वैल्यूज़ को चेक करना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। For example, if we have an input field for an email address, the value must certainly contain a valid email address. Suppose आपके फॉर्म में एक input field है email address के लिए, ठीक है जी। तो आपको अपने फॉर्म में ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, अगर वो फॉर्मेट सही नहीं होगा तो वो ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो इट शुड स्टार्ट विद अ लेटर और अ नंबर। आपकी ईमेल एड्रेस या तो किसी लेटर से या फिर किसी नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए, फॉलोड बाय अ @ सिंबल, इसे बोलते हैं @ सिंबल। देन एंड विद अ डोमेन नेम। आप लोग जानते हैं कि ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है। पहले आपका क्या होता है, यूज़र नेम होता है, फिर आपका @ सिंबल आता है, उसके बाद डोमेन नेम आता है, ठीक है। जैसे कि gmail.com, ये आपका डोमेन नेम हो गया। तो इस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस होता है। The HTML5 specification has made validation that bit easier with the introduction of the new input types such as email, URL and tel. तो HTML5 में क्या है, नए नए इनपुट टाइप्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, URL हो गया और टेल हो गया, जो कि इनबिल्ट है और जो वैलिडेशन को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एंड दीज ऑल्सो कम पैकेज्ड विद द प्री डिफाइंड वैलिडेशन, ठीक है। HTML5 में ये सब प्री डिफाइंड होते हैं, पैकेज्ड होते हैं ऑलरेडी। वेन एवर द वैल्यू गिवन इज नॉट मेट विद द एक्सपेक्टेड फॉर्मेटिंग। सपोज किसी यूज़र ने ईमेल एड्रेस डाला, ठीक है, और उसमें उसने @ नहीं लगाया, तो उससे क्या होगा, जो हमारा ईमेल टाइप है वो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया है वो क्या है, रॉन्ग फॉर्मेट का है, ठीक है। तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए उस यूज़र को दोबारा से एक अच्छा सा न्यू ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा जो कि सही हो, ठीक है। दिस इनपुट टाइप्स विल थ्रो एन एरर मैसेज दस प्रिवेंटिंग सबमिशन, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखो एक पिक्चर लगाई है मैंने, यहाँ पे email _add। अब जैसे ये डाल रहा है तो इसको एक वार्निंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, email _address इज मिसिंग एन @, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र एंटर करेगा अपने ईमेल एड्रेस को, उसको वहाँ पे एक वार्निंग दिखाई देगी कि मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। हम ईमेल एड्रेस पे भी लगा सकते हैं वैलिडेशन और बहुत सारी जगह हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन डिटेल फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हम समझने वाले हैं वो है आपका HTML रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। The required attribute is a boolean attribute
बुलियन का मतलब क्या होता है, इसकी दो वैल्यू होती है, या तो ये ट्रू होता है या फिर ये फॉल्स होता है, ठीक है, इसकी दो ही वैल्यू होती है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 0 होगा या फिर ये 1 होगा। When present, it specifies that the element must be filled out before submitting the form. अब रिक्वायर्ड का मतलब देखो बहुत क्लियर है, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मतलब ये पर्टिकुलर फील्ड क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर हम नहीं भरेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा फॉर्म में कई बार क्या होता है, कुछ फील्ड के आगे एस्ट्रिक्ट सिंबल लगा होता है, ठीक है, तो एस्ट्रिक्ट सिंबल का मतलब क्या होता है, ये वाली फील्ड इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपको वो फील्ड फिल करनी ही करनी है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, ये समझते हैं। तो फर्स्ट आपका है इनपुट एलिमेंट, सेकेंड है सेलेक्ट एलिमेंट एंड थर्ड इज टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इन तीनों एलिमेंट्स के साथ हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इनपुट के लिए, ठीक है, इनपुट एलिमेंट के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल है एन HTML फॉर्म विद अ रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड। तो यहाँ पे फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक URL दिया हुआ है, ठीक है, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा। यूज़र नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम और रिक्वायर्ड। यहाँ मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया, इट मीन्स मुझे यूज़र नेम अपने फॉर्म में डालना ही डालना होगा, इसे अगर मैं नहीं डालती हूँ तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, यहाँ अपने फॉर्म को क्लोज कर दिया। तो ब्राउज़र पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, ठीक है। ब्राउज़र पे क्या आएगा, द इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ये इसका एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम लिखा आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये रहा यूज़र नेम लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपको एक फील्ड दिखाई दे रही है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालोगे, उसके बाद सबमिट करोगे। अगर आप नहीं डालते हो, डायरेक्टली सबमिट करते हो, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, आपका वो जो डेटा है वो सबमिट ही नहीं होगा। आपको अपने पूरे फॉर्म में सब कुछ डालना ही डालना है, लेकिन अगर यूज़र नेम नहीं डालते हो तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बिकॉज यूज़र नेम क्या है, आपका एक रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्ट एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। सेलेक्ट में हम कैसे रिक्वायर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एन HTML फॉर्म विद अ रिक्वायर्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट रिक्वायर्ड में यहाँ लिख दिया, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या आपका स्पेस है, नन, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन को क्लोज कर दिया, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्वो, यहाँ पे वॉल्वो, इसको क्लोज कर दिया। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू सब, सब ऑप्शन को क्लोज कर दिया। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू मर्सिडीज, मर्सिडीज क्लोज कर दिया। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू ऑडी, ऑडी लिखा और इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट को भी आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द यूज़र इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ वैल्यू बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो यूज़र को चूज़ अ कार, मतलब एक ना एक कार को चूज़ करना ही पड़ेगा। सपोज फॉर्म में लिखा है कि आपको ये चूज़ करना है कि आपके पास कौन सी कार है, वॉल्वो है, मर्सिडीज़ है, ऑडी या फिर कोई और सी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कार नहीं है तो आप नन को भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो और डायरेक्टली फॉर्म को सबमिट करना चाहोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि सेलेक्ट क्या है, आपका रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एलिमेंट बन चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल है, अ फॉर्म विद अ रिक्वायर्ड टेक्स्ट एरिया। फॉर्म एक्शन लिखा आपने, यहाँ पे आपने दिया URL, इसके बाद टेक्स्ट एरिया, नेम इज इक्वल टू कमेंट, रिक्वायर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आपने क्लोज कर दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आपके स्क्रीन पर क्या आने वाला है, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट एरिया दिखाई देगा और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करना ही करना है। अगर आप नहीं टाइप करते हो और सारा फॉर्म फिल करने के बाद एंड में सबमिट करते हो तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आपने एक रिक्वायर्ड फील्ड नहीं फिल करी है, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट काम करता है। ये आपका फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आता है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर फील्ड को वैलिडेट किया है कि वो फील्ड इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं HTML पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है।
पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में समझते हैं। क्या होता है आपका पैटर्न एट्रीब्यूट? द पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट एलिमेंट वैल्यू इज चेक्ड अगेंस्ट। ठीक है, पैटर्न नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन सेट किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको एंट्री करवानी है। नोट, द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स। तो पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल आप इन सारे इनपुट टाइप्स के साथ कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट, डेट, सर्च, यूआरएल, टेल, ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे इनपुट का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एन HTML फॉर्म विद अ इनपुट फील्ड दैट कैन कंटेन ओनली 3 लेटर्स, नो नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से देखते हैं, ये तो फॉर्म एक्शन हो गया, सेम वही है। कंट्री कोड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम में कंट्री कोड। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पैटर्न लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि कंट्री कोड आपको इस पर्टिकुलर पैटर्न में ही फिल करना है। अगर पैटर्न मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे आ जाएगी एरर। ठीक है, यू कैन नॉट सबमिट द फॉर्म। तो यहाँ पे पैटर्न क्या सेट किया है, इस तरीके से पैटर्न सेट किया है। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, A से Z के बीच में कोई भी आप लेटर लिख सकते हो, ये कैपिटल हो गया, और यहाँ पे स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, और यहाँ पे है 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंट्री कोड है वो आपका 3 लेटर का कोड है। 3 का मतलब क्या है, 3 लेटर का कोड है, और वो सारे लेटर क्या होने चाहिए, आपके अल्फ़ाबेट होने चाहिए। ना तो कोई नंबर होगा और ना ही कोई स्पेशल करेक्टर, जैसे कि @ क्वेश्चन मार्क, स्टार। ठीक है, ये सिंबल नहीं हो सकते हैं। तो 3 आपके लेटर होंगे और तीनों लेटर आपके क्या होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे। टाइटल क्या है आपका, 3 लेटर कंट्री कोड। उसके बाद सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्री कोड यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो क्या होना चाहिए, वो 3 लेटर होना चाहिए और तीनों अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या तो कैपिटल या तो स्मॉल। ठीक है, चाहे तो आप ये डाल सकते हो A, स्मॉल b और C। ठीक है, या फिर Z, A, C, छोटे बड़े कोई भी डाल सकते हो, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट राइट A, 1, 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दोनों सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट कर दिया है, उस पैटर्न में ही आपको एंट्री करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज पासवर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, पासवर्ड के साथ भी आप पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एन इनपुट एलिमेंट विद टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड दैट मस्ट कंटेन 6 और मोर करेक्टर्स। ठीक है, आपको कुछ ऐसा पैटर्न सेट करना है जो पासवर्ड होगा वो या तो 6 करेक्टर का होगा या फिर 6 से बड़ा होगा। 6 से छोटा करेक्टर का पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, ये आपका लिंक हो गया यूआरएल का। इसके बाद पासवर्ड में आपका इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू PW, और पैटर्न यहाँ पे है। ठीक है, पैटर्न एट्रीब्यूट में हमने क्या किया है, हमने लिखा है डॉट। ठीक है, यहाँ पे आपने लगाया कर्ली ब्रेसेस में 6 कॉमा, यहाँ पे से क्लोज किया है। टाइटल इज इक्वल टू 6 और मोर करेक्टर्स। ठीक है, 6 और मोर करेक्टर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और फॉर्म को कर दिया आपने क्लोज। तो आप फॉर्म विद अ पासवर्ड फील्ड दैट मस्ट कंटेन, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, 6 और मोर करेक्टर्स। तो अगर कोई यूज़र यहाँ पे 3 करेक्टर्स का पासवर्ड डालता है तो वो सबमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पैटर्न सेट किया है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 करेक्टर होगी या फिर 6 से ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कि HTML पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में बताओ, तो पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि पैटर्न एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, इसे किस किस इनपुट टाइप के साथ आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। लाइक आपने पासवर्ड के साथ एग्जाम्पल दे दिया या फिर आपने इनपुट टाइप के साथ एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, थ्योरी के साथ आप एग्जाम्पल दोगे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपका HTML ऑटो फोकस एट्रीब्यूट।
द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट इज ऑल्सो अ बुलियन एट्रीब्यूट, ठीक है। जहाँ भी बुलियन आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, इसकी दो वैल्यू होती है, या तो ये ट्रू स्टेट में होता है या फिर ये फॉल्स स्टेट में होता है। मतलब या तो ये प्रेजेंट होगा आपके फॉर्म में या फिर ये प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसे आप 0 या 1 भी कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होगा 0 मतलब F मतलब फॉल्स और 1 मतलब होता है आपका ट्रू, ठीक है। When present, it specifies that the element should automatically get focus when the page load, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अगर ये प्रेजेंट है आपके फॉर्म में तो इसका मतलब है जो एलिमेंट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएगा जैसे ही आपका पेज लोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने लिखा अपने कोडिंग में लिखा आपने बटन टाइप इज इक्वल टू बटन ऑटो फोकस क्लिक मी। आप चाहते हो जो क्लिक मी आपका टेक्स्ट है वो ऑटो फोकस होकर आपको पेज पे दिखाई दे, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या करोगे, आपने एक बटन क्रिएट किया और बटन में आपने लिख दिया ऑटो फोकस, ठीक है। तो जब आप ब्राउज़र में खोलोगे इसे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है क्लिक मी, ठीक है। तो ये ऑटो फोकस हो गया, मतलब ये थोड़ा सा आपको इम्बॉस होकर दिखाई देने लग गया, ठीक है। एक बटन की तरह आपको शो हो रहा है ऑन द पेज। तो इस तरीके से ऑटो फोकस काम करता है। अब यहाँ पे हमने बटन का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हम इनपुट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनपुट टैग के साथ आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो, लेट द फर्स्ट नेम इनपुट फील्ड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड, ठीक है। आपने क्या किया, जो फर्स्ट नेम है ना आपका उसको आप चाहते हो कि वो ऑटो फोकस होके आ जाए, ठीक है। तो आपने फॉर्म एक्शन लिखा, आपने लिंक दे दिया यहाँ पे, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, BR लगाया यहाँ पे ब्रेक टैग, ठीक है, ब्रेक लाइन मतलब। लास्ट नेम में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम, BR टैग का इस्तेमाल किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और फॉर्म को बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिट। तो जब ये स्क्रीन पर लोड होगा तो जो फर्स्ट नेम है ना आपका वो क्या होगा, थोड़ा सा ऑटो फोकस होकर आएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम आपका क्या आएगा, ऑटो फोकस होकर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है जी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस क्लास को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल के बारे में, किस तरीके से आप टेक्स्ट एरिया के साथ ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट एरिया ऑटो फोकस, उसके बाद इस एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करोगे। सपोज आपने लिखा एट ओ लेवल GS अड्डा यू विल लर्न हाउ टू क्वालिफाई ओ लेवल एग्जाम, वी ऑफर ट्यूटोरियल्स फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑफ ओ लेवल, ठीक है। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया तो स्क्रीन पे क्या होगा, आपको ये जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर बॉक्स में ये दिखाई देगा, मतलब आपका टेक्स्ट एरिया क्या हो गया, ऑटो फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट एरिया के साथ भी ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट टाइप ईमेल के बारे में, ठीक है, किस तरीके से आप ईमेल को अपने फॉर्म में ऐड करवा सकते हो। द इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर सपोर्ट द ईमेल एड्रेस कैन बी ऑटोमेटिकली वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। तो ये डिपेंड करता है आप किस ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो। अगर आपका ब्राउज़र ईमेल को सपोर्ट करता है, ईमेल टाइप को सपोर्ट करता है HTML5 में, तो जैसे ही आप ईमेल एड्रेस डालोगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, फॉर्म है, लेबल फॉर ईमेल, एंटर योर ईमेल, लेबल को आपने यहाँ बंद कर दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ID इज इक्वल टू ईमेल। मैंने बताया था जो आप लेबल में लिखते हो फॉर के बाद वही एग्जैक्टली आपकी ID होनी चाहिए। नेम इज इक्वल टू ईमेल और यहाँ पे फॉर्म को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये दिखाई देगा एंटर योर ईमेल और यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे यूज़र अपनी ईमेल एड्रेस डालेगा और अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट करता है ईमेल टाइप को तो वो अपने आप वैलिडेट भी हो जाएगा सबमिट होने से पहले, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपने ईमेल एड्रेस को भी ऐड कर सकते हो फॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट टाइप नंबर के बारे में। द इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर डिफाइंस अ न्यूमेरिक इनपुट फील्ड। ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर डिफाइन करता है न्यूमेरिक इनपुट फील्ड। यू कैन ऑल्सो सेट रेस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट नंबर्स आर एक्सेप्टेड। आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस भी सेट कर सकते हो कि कौन से नंबर्स आप एक्सेप्ट करोगे और कौन से नंबर्स आप रिजेक्ट करोगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेज अ न्यूमेरिक इनपुट फील्ड वेयर यू कैन एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 5। तो एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्शन सेट कर रखी है कि आप 1 से लेके 5 तक के नंबर्स ही ऐड करा सकते हो अपने फील्ड में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्म लेबल फॉर इज इक्वल टू क्वांटिटी, क्वांटिटी बिटवीन 1 and 5। ठीक है, लेबल आपने यहाँ बंद करा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, आईडी में क्वांटिटी, नेम में क्वांटिटी, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। ठीक है, आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सेट कर दी। तो स्क्रीन पे आपको देखो क्वांटिटी लिखी मिलेगी, बिटवीन 1 and 5 आपने यहाँ पे जो लिखा था वो एग्जैक्टली टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉलन आएगा और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पे यूज़र उस क्वांटिटी को एंटर कराएगा। उसके बाद क्या आएगा, सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो क्वांटिटी है ना वो 1 और 5 के बीच में से ही कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बिटवीन में मतलब क्या होता है, ये दोनों एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 2, 3, 4 इसके अलावा आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू एंटर नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो मिन और मैक्स एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपने इनपुट फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई क्वांटिटी फील्ड में क्या आएगा, आप 1 से लेके 5 के बीच में ही वैल्यू को एंटर करवा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल करते हो तो कुछ फील्ड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है कि इस पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा आप एंट्री नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर है, आपको पता है मोबाइल नंबर आपका होता है 10 डिजिट्स का, तो अगर आप 11 डिजिट डालते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आपने 9 डाली तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे एग्जैक्टली 10 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाना, इसी को हम बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन करना। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अलग टॉपिक है क्योंकि HTML5 के न्यू फीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये आसान है, आपके सिलेबस में है, आपको समझना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप पहले एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद उसका डिज़ायर्ड एग्जाम्पल भी देखे आओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट टाइप डेट के बारे में। ठीक है, डेट को भी आप एंटर करवा सकते हो अपने HTML में। आपने देखा होगा जब भी आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हो आपके HTML फॉर्म में, तो वहाँ पे आपने देखा हो किस तरीके से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है ना। द इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ डेट। ठीक है, तो डेट को एंटर करवाने के लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर सपोर्ट अ डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। तो यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर्म लेबल फॉर बर्थडे, बर्थडे लेबल को बंद किया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, आईडी इज इक्वल टू बर्थडे, नेम इज इक्वल टू बर्थडे। फॉर्म आपने यहाँ क्लोज करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। द इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ डेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बर्थडे आ गया। ठीक है, बर्थडे में आपको यहाँ पे ये कैलेंडर सा शो हो रहा है, इसमें आप जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप डिज़ायर्ड डेट को सेलेक्ट कर पाओगे, या फिर आप चाहो तो मैनुअली भी डेट को फिल कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, DDMMYYYY। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर दो। लेकिन अगर आपने सपोज कोई ऐसा ईयर डाल दिया जो है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपने डाल दिया 0125, ये कौन सा ईयर है, ये तो कोई ईयर होता ही नहीं है। तो ऐसे जो ईयर है ना वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगर मान लो आपने
फरवरी का महीना सेलेक्ट किया है और आप 31 डेट डाल रहे हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसे हैंडल करता है आपका डेट फील्ड। आप कोई भी इनवैलिड डेट नहीं डाल सकते हो, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कोर्स परचेज़ किया है, बहुत मिनिमल प्राइस में ये अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स पेड वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें साथ ही साथ कंप्लीट ई नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये नोट्स लेना और वीडियो कोर्स लेना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम देंगे इस टाइम पे वो लोग भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने नोट्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट टाइप रेंज के बारे में। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके सिलेबस में गिवन है। द इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज करके आप इसे यूज करते हो। डिफाइंस अ कंट्रोल फॉर एंटरिंग अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक अ स्लाइडर कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार जब आप इनफॉर्मल फॉर्म भरते हो, जैसे कि सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ पे जो फॉर्म होते हैं वो इनफॉर्मल फॉर्म माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हो तो वो होते हैं आपके फॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यूजुअली रेंज नहीं मिलती है, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कोडिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो स्किल्स अवेलेबल है ना, सपोज़ आपने एक्सेल में मास्टरी करी है या फिर आपको फोटोशॉप की नॉलेज है, तो ये जो आपकी स्किल्स है वो वहाँ पे आप किस लेवल तक पहुँचे हो, आप इंटरमीडिएटरी लेवल पे हो या बिगनर हो या आप एडवांस लेवल पे हो, तो वहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिलता है। उसे आप क्या करते हो, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग सेट करते हो। सपोज़ कोई स्टूडेंट है जो एक्सेल में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है तो वो एडवांस पे उसको सेट कर देता है। ठीक है, अब मान लो उसकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है तो वो उसको बोलेगा कि मुझे बिगनर पे सेट करना है इसे, या फिर मान लो 0 पे सेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनफॉर्मल फॉर्म में यूजुअली दिखता है आपका रेंज वाला टाइप। ठीक है, आप उसे सेट कर सकते हो स्लाइडर से कि किस पर्टिकुलर नंबर पे आप उस स्किल को मार्क करना चाहते हो। तो डिफ़ॉल्ट रेंज क्या होती है आपकी 0 to 100। ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है। However, you can set restrictions on what numbers are accepted with the min, max and the step attributes। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेन एट्रीब्यूट, मैक्स एट्रीब्यूट एंड द स्टेप एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो क्या है, फॉर्म में गए आप, लेबल फॉर इज इक्वल टू वॉल, वॉल्यूम बिटवीन 0 and 50, लेबल आपने बंद किया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, ID इज इक्वल टू वॉल, नेम इज इक्वल टू वॉल, मिन 0, मैक्स 50 और फॉर्म को कर दिया क्लोज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट द इनपुट टाइप रेंज कैन बी डिस्प्लेड एज अ स्लाइडर कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, सपोज आपको फॉर्म में वॉल्यूम ऐड करवानी है। ठीक है, तो बिटवीन 0 and 50 आपको ये बताना है कि वॉल्यूम आप कहाँ पे सेट करना चाहते हो 0 से लेके 50 के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर गिवन है, यहाँ पे ये 0 हो गया आपका, ये आपका 50 हो गया। अब आप चाहते हो कि मुझे 25 तक वॉल्यूम चाहिए, तो आप इस स्लाइडर को ऐसे करेंगे, अपने माउस से इसको आगे पीछे करेंगे और यहाँ पे मिड में सेट कर देंगे। तो ये मिड कहीं ना कहीं आपका 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 50। तो स्टार्टिंग तो आपका मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम क्या होगा, 50 होगा। तो बीच में अगर आपको सेट करना है तो 25 के अराउंड आप सेट कर सकते हो, या फिर थोड़ा आगे ले जाओगे तो आप 35, 40 भी कर सकते हो। उसके बाद सबमिट कर दो। तो रेंज का मतलब बेसिकली यही होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मिन और मैक्स की वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका इनपुट टाइप रेंज काम करता है आपके फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं न्यू टॉपिक की, HTML एम्बेड मल्टीमीडिया।
समटाइम्स यू नीड टू ऐड म्यूज़िक और वीडियो इनटू योर वेब पेज। कई बार क्या होता है, आपको अपने वेब पेज पर म्यूज़िक या फिर वीडियो को ऐड करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एक स्पेशल HTML टैग का, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेड टैग। द ईजिएस्ट वे टू ऐड वीडियो और साउंड टू योर वेबसाइट इज़ टू इंक्लूड द स्पेशल HTML टैग कॉल्ड एम्बेड। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है, साइड में कोई पर्टिकुलर वीडियो चल रही होती है, और या फिर कई बार आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में कोई साउंड चल रहा होता है, ठीक है, तो वो सब होते हैं मल्टीमीडिया। तो उन्हें ऐड करने के लिए हम एम्बेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। दिस टैग कॉजेज द ब्राउजर इटसेल्फ टू इंक्लूड कंट्रोल फॉर द मल्टीमीडिया ऑटोमेटिकली। तो ये जो टैग है, जब इसका इस्तेमाल आप करते हो अपने HTML कोड में, तो ये टैग ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब क्या होगा, आप मल्टीमीडिया के लिए कंट्रोल्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि प्ले बटन, पॉज बटन, स्टॉप बटन जो होते हैं, वो जो कंट्रोल होते हैं ना, वो इस टैग के साथ ही इनबिल्ट इंक्लूड हो जाते हैं, ब्राउज़र उसे रीड कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यू कैन ऑल्सो एड अ नो इम्बेड टैग, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर द ब्राउज़र विच डू नॉट रिकॉग्नाइज द इम्बेड टैग। कई बार क्या होता है, कुछ ब्राउज़र इम्बेड टैग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उसे पहचान नहीं पाते, मतलब वो इम्बेड टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम नो इम्बेड टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, गूगल एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है, तो क्या पता इनमें से कोई ब्राउज़र ऐसा हो जो एक इम्बेड टैग को सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में हमें नो इम्बेड टैग भी लिखना पड़ जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा ब्राउज़र हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है जो इम्बेड टैग को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, तो हम एडवांस में नो इम्बेड टैग भी लिख देते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे यू कुड फॉर एग्जाम्पल यूज इम्बेड टू डिस्प्ले अ मूवी ऑफ योर चॉइस। सपोज आप इम्बेड टैग में चाहते हो कि एक पर्टिकुलर मूवी प्ले हो मेरी वेबसाइट के ऊपर, और नो इम्बेड में आप चाहते हो तो डिस्प्ले अ सिंगल JPG इमेज इफ ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द इम्बेड टैग। अगर ब्राउज़र इम्बेड टैग को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप चाहते हो कि नो इम्बेड टैग में जो आपने JPG इमेज का लिंक दिया है, वो पर्टिकुलर इमेज आपको स्क्रीन पे शो हो जाए, ठीक है। तो अब समझते हैं इम्बेड टैग को विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, हियर इज अ सिंपल एग्जाम्पल टू प्ले एन एम्बेडेड मिडी फाइल। मिडी की फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है डॉक टाइप HTML हेड टाइटल HTML इम्बेड टैग, टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया, बॉडी को स्टार्ट किया, इम्बेड SRC, यहाँ पे आपने सोर्स दिया, ये आपकी मिडी फाइल का क्या है, सोर्स है आपका, उसका URL है, विथ दी आपने और हाइट दी, ठीक है। नो इम्बेड आपने लिखा, यहाँ पे आपने इमेज SRC, आपने यहाँ पे URL दिया इमेज के लिए। ऑल्ट मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, अगर ये इमेज नहीं चल पाती है तो आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करवाओगे, जिसमें क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव मीडिया आएगा स्क्रीन पे। उसके बाद नो इम्बेड आपने बंद कर दिया, और यहाँ आपने इम्बेड को बंद किया है। याद रखना, इम्बेड के अंदर नो इम्बेड लिखोगे और उसके बाद इम्बेड को क्लोज करोगे, ठीक है। इसका जो पूरा सिंटैक्स है ना, वो समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं इम्बेड के बारे में, तो आपको एग्जाम्पल देना ही देना है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते हो तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आप किसी भी टाइप को नहीं समझा सकते हो, ठीक है। कोई भी टैग विदाउट एग्जाम्पल इनकम्प्लीट माना जाता है। यहाँ पे आपने बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। अब इसका मतलब क्या है, इम्बेड में मैंने सोर्स डाला एक मिडी फाइल का, मैं चाहती हूँ कि इतनी विड्थ और इतनी हाइट में स्क्रीन पर एक मूवी प्ले हो जाए, लेकिन अगर आपका जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट नहीं करता इम्बेड टैग को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, इमेज का सोर्स भी दिया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर इमेज शो हो जाएगी उस केस में। और मान लो इमेज में भी कोई प्रॉब्लम हो गई, इमेज का पाथ नहीं है सही से, या कोई दिक्कत हो जाती है इमेज में, वो लोड नहीं हो पा रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑल्ट में लिखा हुआ ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो भी हो सकता है वो, जैसे कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मीडिया है, तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इम्बेड टैग का इस्तेमाल करके हम मल्टीमीडिया को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और मैं मिडी की फुल फॉर्म आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से फुल फॉर्म भी आ सकती है मिडी की, ओके।
तो नेक्स्ट बात करते हैं द इम्बेड टैग एट्रीब्यूट्स के। इम्बेड टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच कैन बी यूज्ड विद द इम्बेड टैग। तो फर्स्ट आपका है अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। डिटरमाइंस हाउ टू अलाइन द ऑब्जेक्ट, इट कैन बी सेट टू आइदर सेंटर, लेफ्ट और राइट। सपोज आपको कोई वीडियो या फिर कोई ऑडियो ऐड करनी है, आप चाहते हो ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे दिखाई दे आपके वेब पेज पे, तो वहाँ पे आप अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे और उस वीडियो को सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी 3 वैल्यू होती है, सेंटर, लेफ्ट और राइट। Next is the auto start attribute. This boolean attribute indicates if the media should start automatically. You can set it either true or false. तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही पेज लोड होगा अपने आप वो मीडिया चल जाएगा, ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आप या तो ट्रू या फिर फॉल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लूप, specifies if the sound should be played continuously, set loop to true a certain number of times a positive value or not at all false। अगर आप चाहते हो कोई इंफॉर्मेशन है जो आपकी वेबसाइट पे बार बार दिखाई दे, तो इसके लिए आप लूप सेट कर दोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो बार बार हो तो आप एक पॉजिटिव नंबर में सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो ही ना तो फॉल्स भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है प्ले काउंट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स टू प्ले द साउंड। दिस इज ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर लूप इफ यू आर यूजिंग इट, ठीक है। तो प्ले काउंट मतलब क्या होता है, ये काउंट करता है कितने नंबर ऑफ टाइम आपने उस साउंड को प्ले किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज हिडन, specifies if the multimedia object should be shown on the page. A false value means no and true value means yes. तो अगर आप चाहते हो कि मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे शो ना हो तो आप हिडन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। विड्थ हो सकती है आपकी पिक्सल्स में, हाइट पिक्सल्स में, नेम, अ नेम यूज टू रेफरेंस द ऑब्जेक्ट। मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए आप नेम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज SRC, URL ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी एम्बेड, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, कंट्रोल्स वॉल्यूम ऑफ द साउंड, कैन बी 0 फॉर द ऑफ और 100 फॉर द फुल वॉल्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि एम्बेड में जो वॉल्यूम एट्रीब्यूट होता है उसमें 0 वॉल्यूम करने के लिए क्या वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, मतलब ऑफ करने के लिए, और फुल वॉल्यूम करनी है तो कौन सी वैल्यू सेट करनी होगी, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट गिवन है, द अलाइन एंड ऑटो स्टार्ट एट्रीब्यूट्स डेप्रिशिएटेड इन HTML5 डू नॉट यूज दीज एट्रीब्यूट, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट और एक आपका ऑटो स्टार्ट एट्रीब्यूट, ये दोनों एट्रीब्यूट अब HTML5 में यूज़ नहीं होते हैं। बाकी सारे एट्रीब्यूट आप एम्बेड टैग के साथ HTML5 में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्टेड वीडियो टाइप्स के बारे में। कौन कौन से वीडियो टाइप सपोर्ट करता है एम्बेड, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ वेरियस मीडिया टाइप्स लाइक फ्लैश मूवीज, .swf, AVIs and MOVs फाइल टाइप इनसाइड एम्बेड टैग, ठीक है। तो .swf फाइल्स क्या होती हैं, आर द फाइल टाइप्स क्रिएटेड बाय मैक्रोमीडियाज फ्लैश प्रोग्राम। आपने इसे पक्का यूज़ किया होगा, मैक्रोमीडिया फ्लैश होता है एक सॉफ्टवेयर है, तो जो फाइल इससे क्रिएट होती है ना वो होती है आपकी SWF फाइल्स। तो ये वाली फाइल सपोर्ट करता है आपका एम्बेड टैग। इसके बाद .wmv फाइल्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल टाइप्स, ठीक है। इसके बाद .mov फाइल्स आर एप्पल्स क्विक टाइम मूवी फॉर्मेट, और एक और है आपका .mpeg फाइल्स आर मूवी फाइल्स क्रिएटेड बाय द मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, मतलब MPEG, इसकी फुल फॉर्म गिवन है यहाँ पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल गिवन है, डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल है, हेड है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप SRC में डाल सकते हो अपनी फाइल, तो .swf यहाँ पे आप डाल सकते हो बिकॉज ये सपोर्ट करता है इस फाइल को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे फॉर्मेट्स को डाल सकते हो, ये सारे एक्सेप्टेबल वीडियो टाइप्स हैं, ओके।
तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, एडोब फ्लैश प्लेयर इज ब्लॉक्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये जो फाइल है ना, ये वाली फाइल क्या हो रही है, ये प्ले नहीं हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम है इस फाइल में। तो यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा कि एडोब फ्लैश प्लेयर इज ब्लॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज HTML लेआउट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसे। HTML लेआउट्स provide a way to arrange web pages in well-mannered, well-structured and in the responsive form, or we can say that HTML layout specifies a way in which the web pages can be arranged। तो किस तरीके से हम वेब पेज को अरेंज करेंगे उसे कहते हैं वेब लेआउट, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हमारा वेब पेज शो होगा टू द यूजर्स, इसे हम बोलते हैं HTML लेआउट, ठीक है। Web page layout works with arrangement of visual elements of the HTML document। तो वेब पेज लेआउट काम करते हैं किसके साथ, विजुअल एलिमेंट्स के साथ ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। वेब पेज layout is the most important part to keep in mind while creating a website so that our website can appear professional with the great look। जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसका लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेआउट से क्या होता है, वो ये शो करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी प्रोफेशनली बनी हुई है, ठीक है। आपने डायरेक्टली कंटेंट को अगर सिर्फ डाल ही दिया तो वो एक अच्छी वेबसाइट शो नहीं होती, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छे से वेल मैनर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अरेंज्ड है ऑन योर वेबसाइट, तो इससे ये शो होता है कि आप एक प्रोफेशनल हो, अच्छे हो आप काम में अपने, और आपकी वेबसाइट अरेंज लगती है, ठीक है। You can also use CSS and JavaScript based frameworks for creating layouts for responsive and dynamic website designing। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, जैसे कि wix.com हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जाकर कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में इनके साथ साथ CSS, JavaScript, PHP और HTML की कोडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास हेडर, नेव, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल और फुटर, ठीक है। एवरी वेबसाइट हैज़ अ स्पेसिफिक लेआउट टू डिस्प्ले कंटेंट इन अ स्पेसिफिक मैनर। फॉलोइंग आर डिफरेंट HTML5 एलिमेंट्स विच आर यूज टू डिफाइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज। तो बेसिकली क्या होता है, एक वेब पेज में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पहला है आपका हेडर, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। तो ये हेडिंग के लिए होता है। नैव मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कंटेनर फॉर नेविगेशन लिंक। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हम किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लिंक्स दिए होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, ठीक है, फोटो गैलरी। तो जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन है, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। तो एक वेब पेज पर अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है, कॉलम होते हैं अलग अलग जहाँ पे कंटेंट को आप प्लेस करते हो। इसके बाद आर्टिकल है, इट इज़ यूज टू डिफाइन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट आर्टिकल। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका असाइड, इट इज़ यूज टू डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट लाइक अ साइड बार। तो साइड बार में अगर आप कोई कंटेंट रखना चाहते हो जो कि आपको अलग करना है बाकी सारे कंटेंट से, तो उसके लिए आप असाइड टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर फुटर होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। तो जो वेब पेज के सबसे नीचे में शो होता है वो आपका होता है फुटर, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट इज डिटेल्स, इट इज़ यूज टू डिफाइन एडिशनल डिटेल्स। तो अगर आप चाहते हो कि वेब पेज में कोई एडिशनल डिटेल्स आपको शो हो जाए तो उसके लिए आप डिटेल्स का इस्तेमाल करोगे। समरी भी होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ हेडिंग फॉर द डिटेल्स एलिमेंट। नोट है यहाँ पे, HTML लेआउट क्रिएट एन इंडिविजुअल स्पेस फॉर एवरी पार्ट ऑफ द वेब पेज सो दैट एवरी एलिमेंट कैन अरेंज इन अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर। ठीक है, तो HTML लेआउट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस आपकी वेब पेज पे अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप इजीली अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो वेल मैनर्ड तरीके से, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं HTML आई फ्रेम्स के बारे में। यू कैन डिफाइन एन इनलाइन फ्रेम विद द HTML टैग आई फ्रेम। तो अगर आपको इनलाइन फ्रेम को डिफाइन करना है तो उसके लिए आप HTML टैग आई फ्रेम का इस्तेमाल करोगे। द आई फ्रेम टैग इज नॉट समहाउ रिलेटेड टू फ्रेम सेट टैग। तो फ्रेम सेट टैग से अलग होता है आपका आई फ्रेम टैग। इंस्टेड इट कैन अपीयर एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। तो इससे आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। द आई फ्रेम टैग डिफाइंस अ रेक्टेंगुलर रीजन विद इन द डॉक्यूमेंट इन विच द ब्राउजर कैन डिस्प्ले अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आई फ्रेम टैग का यूज़ करने से क्या होता है, आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन मिल जाता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे ब्राउज़र कोई दूसरे डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकता है। इंक्लूडिंग स्क्रोल बार, बॉर्डर, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, स्क्रोल बार मिलेगा, बॉर्डर मिलेगा, एक स्लाइडर मिलेगा। एंड इनलाइन फ्रेम इज यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करेंट HTML डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इनलाइन फ्रेम का मतलब क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक दूसरे डॉक्यूमेंट को एम्बेड कर देना। ठीक है, The SRC attribute मतलब source attribute is used to specify the URL of the document that occupies the inline frame। तो inline frame में आप जिस particular document को डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसका सोर्स आप सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर डालोगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल टू शो हाउ टू यूज द आई फ्रेम। तो डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, हेड को क्लोज करा, बॉडी, यहाँ पे आपने पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया है, P टैग। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हेयर। उसके बाद यहाँ पे आपने आई फ्रेम टैग को डिफाइन किया है। आई फ्रेम में सोर्स लिखा है SRC एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपने सोर्स दे दिया विथ हाइट। सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द इनलाइन फ्रेम। ये हमने क्यों लिखा है, अगर मान लो आपका ब्राउज़र इनलाइन फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता तो उस केस में आपको उस जगह पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने आई फ्रेम को बंद किया, उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ टैग शुरू किया, डॉक्यूमेंट कंटेंट ऑल्सो गो हेयर, और बॉडी को बंद करके HTML को बंद किया। तो आपको स्क्रीन पे ये वाला आउटपुट शो होने वाला है। क्या हो रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हेयर। अब देखो यहाँ पे क्या आपको पूरा एक अलग डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है और ये एम्बेड हो गया आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको साइड में ये स्लाइड बार दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्क्रोल बार है, पूरा बॉर्डर एक तरीके से लग रहा है कि एक दूसरा डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका आई फ्रेम, जिसे हम बोलते हैं इनलाइन फ्रेम्स। ठीक है, आई फ्रेम में आई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो यहाँ पे आई का फुल फॉर्म होता है आपका इनलाइन फ्रेम। ठीक है, द आई फ्रेम टैग एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द आई फ्रेम टैग इंक्लूडिंग नेम, ये नेम इसका एट्रीब्यूट है, क्लास, फ्रेम बॉर्डर, ID, लॉन्ग DESC, margin height, margin width, name, scrolling, style and title behave exactly like the corresponding attributes for the frame tag। तो frame tag में जैसे हमने attributes डिस्कस किए थे वैसे ही attributes यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, height, width और class, name, स्टाइलिंग के लिए स्टाइल यूज़ करते हो, टाइटल यूज़ करते हो, मार्जिन हाइट, मार्जिन विथ। नोट पॉइंट यहाँ पे गिवन है, द फ्रेम बॉर्डर, margin width, long desk, scrolling, margin height attributes are depreciated in the HTML5। ठीक है, तो HTML5 में ये सारे attributes क्या आपके यूज़ नहीं होते हैं। Do not use these attributes। ठीक है, तो HTML5 के जो पहले वाला वर्जन है उसमें ये सब यूज़ होते हैं, लेकिन HTML5 में ये attributes यूज़ नहीं होंगे विद द आई फ्रेम टैग। तो आई होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो HTML चैप्टर यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे CSS, और CSS बेसिकली क्या है, वो HTML में ही यूज़ होती है उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और लगा हो कि इसे पढ़ने से हम अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए इन क्लासेस को, अपना सपोर्ट दीजिए, हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए O Level JS Adda यूट्यूब चैनल को,
और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर जाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पे आपको फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा, वीडियोस आपकी रेगुलर रहेंगी अब से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।